हम आप लोग को बल में बल के प्रकार पढ़ाए थे, बल क्या होता है इसको बताए थे। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं ये सभी चीजों को कंप्लीट किए थे अच्छे से बाबू। बात समझ में आ गया। चलिए आज के क्लास में हम बल तथा गति के नियम को देख लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास ये बल तथा गति का नियम। किसी को कोई दिक्कत? चलिए न्यूटन चर्चा को देख लेते हैं यहाँ पर। न्यूटन भाई साहब का जन्म कितना हुआ था पहले ये बात बता दीजिए। तो 1642 ईस्वी में, है ना, 1642 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु कितना हुआ था बाबू? 1727 ईस्वी में। जन्म पूछ दिया देता है कभी कभी। जो इसके प्रतिपादक थे बाबू, न्यूटन का जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। न्यूटन जो है इसका जन्म कितना में हुआ था? 1642, और मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अब चलिए पहला रूल क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो चलिए थ्योरी देखना ही नहीं है किसी को, नहीं, सीधे ऐसे याद रखेंगे। न्यूटन का पहला रूल क्या कहता है? न्यूटन का पहला रूल कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम से शुरू करते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम मतलब रुका हुआ, यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दो। तुम किसी चीज को एक जगह रख दो, वो रखले रहेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करो। तुम कहोगे सर कोई भी चीज रख दो, कोई भी चीज रख दो, उस पर कोई ना कोई बाहरी बल कार्य करता है बाबू। मान के चलिए आप कोई चीज को ही रख दो, हवा कागज ही रख दो, तो देखिएगा आप रख दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो वही का वही रुका रहेगा। समझ में आ गया? अगर हवा है तो बाबू हवा बल लगाया कि नहीं लगाया, हवा के कारण उड़ गया तो वो अलग बात है। तो न्यूटन चर्चा का पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे या लगाया ना जाए। इसी का जस्ट एक और बात, तब तक कोई वस्तु गतिशील होगा, ये तो रुका हुआ का बात बताए, तो तब तक कोई वस्तु गतिशील होगा जब तक कि उसको कोई बाहरी बल लगा के रोके ना, तब तक कमाल हो गया। न्यूटन का पहला रूल कहता है, देखिए रुका हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, रुका में मान सकते हैं। अब गति में क्या कहता है जरा समझिएगा लॉजिक। कहता है क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु तब तक गति में रहती है, तब तक वो चलते रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी सीधे सीधे कहता है एक बार साइकिल को चला दीजिए तो चलते रहेगा जब तक नहीं रोकिएगा। क्या यही कह रहा है? ऐसा होता तो फिर मजा आ जाता, ऐसा होता तो मजा आ जाता ना। एक बार साइकिल में एक्सीलेटर डाल करके छोड़ देंगे, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो देखिए बाबू आपको बता दें वहां पर कोई बाहरी बल काम करता है, जरा क्या आप लोग बता दीजिए वो कौन सा बल है जो काम कर रहा है? चलिए गति वाला। न्यूटन का प्रथम लॉ ही ना कहता है कि कोई वस्तु तब तक गतिशील होगा, यानी तब तक जचते रहेगा, चलते रहेगा जब तक उसको बाहरी वस्तु कोई रोके नहीं, बाहरी बल कोई रोके नहीं, नहीं तो तब तक जचते रहेगा, वो अपने मन से जचते रहेगा, कोई जब तक नहीं रोकेगा। अब बताइए यहाँ पर रोक कौन रहा है? साइकिल को हम धक्का मार देते हैं और कोई ना कोई रोक रहा है, क्योंकि अगर न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है ना यही कि तब तक कोई वस्तु गतिशील रहेगा जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो देखो बाबू हम लोग तक ऐसा जरूरी नहीं कि मानव के द्वारा बल लगा करके रोका जाए, मानव के द्वारा ही बल लगा करके रोका जाए बाबू। हवा भी तो उसके गति का विरोध करता है, पृथ्वी भी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, उसके गति का विरोध करती है, गुरुत्वाकर्षण भी तो उसके गति का विरोध करती है ना। अगर अगर बच्चा लोग मान के चलो, अगर हम मान के चलो, बच्चा लोग जरा ध्यान से समझोगे, अगर मान के चलो यहाँ पर, अगर मान के चलो, ठीक है, ये गाड़ी है हमारा, इस डायरेक्शन में इसको धकेल दिए, इस डायरेक्शन में अगर धकेल दिए, इससे कौन सा बल ले ले बाबू? घर्षण बल खत्म कर दे, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म कर दे, एक हमारा क्या हवा जो बल लगाएंगे, हवा जो अगर बल लगाएंगे उसको अगर खत्म कर दिया जाए, तो बताइए क्या ये न्यूटन का रूल फॉलो नहीं करेगा? बिल्कुल। जरा इस पर चल। तो न्यूटन का पहला रूल क्या कहता है कि तब तक कोई वस्तु विराम में रहेगा, विराम में रहेगा यानी रुकी हुई अवस्था में रहेगा जब तक कि उसको बाहरी बल नहीं लगाएंगे। बाहरी बल लगाएंगे तभी वो गति में होगा। और ठीक इसके उल्टा, तब तक कोई वस्तु गति में रहेगा, तब तक जचते रहेगा जब तक कि उसको कोई रोकने वाला ना हो। बात समझ में आ रहा है?
ये तीन चीजों भाई साहब को हटा दीजिए तो सचमुच में चलते रहेगा गाड़ी। हाँ कि नहीं, एक बार अगर धक्का दे दिए चलते रहेगा। साइकिल आप लोग देखिएगा ढलान पर से स्पीड में थोड़ा जाती है, लेकिन कुछ दूर बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है, हवा उसको रोक रहा है, गुरुत्वाकर्षण रोक रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही ठो पकड़ेंगे रोकेंगे तब ये रुकेगा। तो सही तो बात कह रहा है न्यूटन यहाँ पर कि तब तक गतिशील रहेगा जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं हो। तो रोक कौन रहा है यहाँ पर? यही रोक रहा है। अगर ये नहीं रहता तो सही बात था ना, ये इसका रूल फॉलो होता ना। चलिए तो बात समझ में आ गया, पहला रूल क्या कहता है। चलिए अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक इसके विपरीत तब तक कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है बाबू। अब इस नियम से हमें जड़त्व के नियम का पता चलता है। लॉ ऑफ इनर्सिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया का पता चलता है। आई भाई साहब इनर्सिया क्या है, जड़त्व क्या है, इनको जरा समझे। अब देखिए बहुत अच्छा है बाबू, जड़त्व को जरा समझिए, इससे कई सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। जड़त्व को समझना है सभी को, इनर्सिया क्या होता है इसको समझना है, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, हर वस्तु में अपना अपना गुण होता है भाई। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके गति का विरोध करता है, जो उसके गति का विरोध करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई वस्तु रुकल है, अगर कोई वस्तु रुकल है तो उसको कहेंगे, पहले दो चीजें समझ लीजिए। एक होता है जड़त्व, अभी बता दिए जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व एक, गति का जड़त्व। अब मान के चलिए हम में विराम का जड़त्व है, जड़त्व मतलब इनर्शिया। इनर्शिया वह गुण होता है जो किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है, यानी इसको गति में जाने नहीं देता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अगर कोई वस्तु रुकी है तो कहेगा रुक ले रहो, तुम मत जाओ। तुम किसी को देखो बड़ी आलसी होता है, एक बार कुर्सी धर लेगा ना, उठने का उसका मन नहीं करता है, उसके भी अंदर इनर्शिया है, जड़त्व है। अब फिर अगर एक बार चलना शुरू कर देगा ना, वो चलते रहेगा, फिर उसको कौन रुकेगा, चलो जाने दो, है ना। ये होता है इसमें किसी किसी में गुण। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जड़त्व किस कौन सा हो गया बाबू, एक विराम का जड़त्व हो गया, एक गति का जड़त्व हो गया। अब विराम का जड़त्व का मतलब समझते हैं। विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व वह जड़त्व होता है जिसमें कोई वस्तु विराम में ही रहना चाहता है। रुके हुए हैं तो सुतले दो, सो गए तो सोने दो, कोई नहीं जगाएगा भाई। बात समझ में आ गया? विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, वो गति में नहीं आना चाहता है। ठीक है, यही होता है विराम का जड़त्व। बात समझ में आ गया? चलिए विराम का जड़त्व को देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज और है बाबू, जड़त्व में, जड़त्व का प्रतिपादन कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। जड़त्व का प्रतिपादन कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। अब एक बात बताइए, जड़त्व किसी वस्तु का क्या बताता है? जिस भी वस्तु जितना वजन होगा उस वस्तु का जड़त्व क्या होगा? उतने ज्यादा होगा। यहाँ पर लिखा है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी क्या होगा बच्चा लोग? अधिक होगा। जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व अधिक होगा। यानी जितना भारी भरकम सामान उतना उसका जड़त्व। बात समझ में आ रहा है? और उसको हिलाने के लिए तुमको उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। पता चला आगे रख दिया 10 क्विंटल का सामान, हिलाओ तो तुम ऐसे उंगली से हिलेगा? उसमें जड़त्व है, जड़त्व कहेगा हम ना जाएंगे, हम रुके हुए हैं, हम नहीं हिलेंगे। अगर हिलाना है तो हमको हमसे भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब ऐसे करके दम लगा करके थोड़ा सा हिल पाता है। ट्रेन को हिलाइए, बात समझ में आ रहा है? भारी भरकम कितना है, ट्रेन को हिला के दिखाइए। तो जड़त्व क्या होता है बाबू? किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके गति का विरोध करता है। रुकल है तो रुकले रहने दो, रुकले रहने दो, गति में तो चलते रहने दो, रुकना भी नहीं है। तो दोनों स्थिति से देखोगे तो जड़त्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का, विराम का जड़त्व और हाँ क्या? जड़त्व का नियम पता चलता है, जड़त्व ये, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। ये
कितना अच्छा है, तो सीधे दिख रहा है बाबू। न्यूटन का तो यही ना दोनों रूल कहता है, न्यूटन का तीन रूल कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में यानी रुकी हुई अगर है तो रुका ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बाहरी बल लगाएंगे तभी वो जाना शुरू करेगा। ऐसे कोई वस्तु को रख दो, ऐसे रख दो, रख ले रहेगा। अब इस पर कोई भी चीज का बल लगाइएगा तब ये जाना शुरू करेगा। न्यूटन का पहला रूल कहता है। और उसी तरह से अगर कोई वस्तु गतिशील है में है तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। तो बाहरी बल के रूप में तब तक हवा, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण तो कार्य करता है। इसलिए वस्तु को देखेगा जा रहा होता है ना तो कुछ देर बाद रुक जाता है। अगर वो तीनों अगर कार्य नहीं करता तो क्या वो जो गति में वस्तु था वो रुकता? कभी नहीं रुकता। मजा भी आ जाता। एक बार किसी को कहते देखो भाई धकेल दो साइकिल, हम स्कूल पहुंचेंगे, तो वहीं जाके ब्रेक मारते। फिर ब्रेक मारते तो बल लगाएंगे ना, बाहरी बाहरी बल लगाएंगे तो रुक जाएंगे। मजा आ जाता। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलेटर दे देते, चाबी बंद करके जेब में रख लेते, मजा आ जाता है यहाँ पर। तो समझिए जरा ध्यान से, बहुत चीजें हैं जो उसकी गति का विरोध कर रहा होता है। तो न्यूटन के पहला लॉ कहता है, न्यूटन के पहला लॉ से हमें जड़त्व के नियम का पता चलता है। अब जड़त्व क्या है भाई? तो जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी गति का विरोध करता है। यानी रुकल है तो तुम रुकले रहो, गति में मत आना है। अगर गति में है तो फिर रुकना भी नहीं है, चलते रहो। ठीक है, ये जड़त्व का नियम जड़त्व है। अब जड़त्व जो होता है बाबू वो उसका दो नियम है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहता है? विराम का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है, विराम मतलब रुके हुए है, रेस्ट अवस्था में है, तो वो सोचेगा हो रेस्टे में रहे। नहीं देखते किसी को सुतल है तो सुतले रहने चाहता है, उठना चाहता है, सुतल रहता है सुतले रहना चाहता है। भोज उज में देखिएगा कुर्सी बहुत कम मिलता है, तो एक बार कुर्सी पर अगर चिपक के बैठ गया तो कुर्सी को साथे ले जाएगा वो, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। यानी वो उसका क्या हो गया, इनर्सिया हो गया बाबू। वो क्या हो गया, उसका विराम का जड़त्व हो गया। समझ में आ गया कि जड़त्व के कारण किसी वस्तु को विराम में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, यानी विराम में ही रुकल रहना चाहता है। अब देखिए इसका डिमेरिट्स हम बताते हैं बाबू। अब यही कारण है जब ट्रेन रुकल रहेगा, जब ट्रेन रुका हुआ रहता है या कोई चीज रुका रहता है तो अब तो उसका अवस्था है रुका हुआ। वो सोचेगा कि हम तो रुकल है ना, रुकल है। अचानक इंजन स्टार्ट होता चल देता है, तो अचानक चल देता है तो आप लोग ऐसे झुक जाते हैं, आप लोग आगे झुक जाते हैं, क्योंकि ट्रेन आपको पता है कोई भी विराम वस्तु है तो उसमें कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व कहेगा गति में नहीं जाना है, लेकिन इंजन से हम जबरदस्ती गति में ला दिए, तो गति में लाए तो धड़क से जो विराम का जड़त्व है वो किसमें बदल जाता है, गति के जड़त्व में बदल जाता है, इसलिए धक्का लग जाता है। यही कारण है देखिएगा आप लोग कभी कभी क्या अक्सर आप लोग घर में देखते होंगे, कम्बल को दे दिए ऐसे देते हैं लाठी बाय लाठी, ढुलकन झाड़ते हैं ना जी, कम्बल को पकड़ा दिए ऐसे दे रहे हैं। अच्छा वो चीज छोड़िए यहाँ पर, है ना, वो चीज छोड़िए। एक चीज और आप लोग भी, लड़कियां लोग बाल झाड़ती होंगी बहुत है, पानी भींगल रहता है ऐसे करके झाड़ती है ना, बाल रुका हुआ रहा ऐसे ऐसे मारते हैं तो गति में आ जाता है और उसके अंदर का जितना भी चीज है वो झड़ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट बाबू, तो गति का ही जरूरत, ये विराम का ही जरूरत पे बाबू देखिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे रेलगाड़ी का अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री की पीछे की ओर गिर जाना, यानी सोच रहा हम तो आराम से खड़े हैं, हम तो विराम में है, लेकिन अचानक चलता है तो अचानक हमारा शरीर किसमें आ जाता है, गति में आ जाता है, और गति में आ जाएगा तो फिर हम क्या होते हैं, पीछे झुक जाते हैं। कंबल को तेज झटकाने पर धुलकन अलग हो जाना, ऐसे कंबल को ऐसे देखिए, कंबल अस्थिर है, देख रहे हैं आप लोग बहुत होशियार है, तौलिया में से पानी को कैसे उड़ता है, ऐसे है, अस्थिर है, सब कुछ रुका हुआ है, पानी को लग रहा होगा हम तो भैया मस्त है, और उसको नहीं पता अभी उसमें गति का जरूरत आने वाला, अभी तो विराम में है, ऐसे मार दिए, ऐसे मारे गति में आ गया। अब गति में ये भी कंबल देखिए, ये कंबल गति में आ गया, और गति के कारण ये अपना जगह छोड़ देगा और वो उसी जगह पर रहेगा बेचारा, भाई साहब गिर जाता है पानी नीचे। तो बात समझ में आ रहा है, कोई भी वस्तु विराम जो है यहाँ पर विराम का जड़त्व के कारण जो है यहाँ पर अलग हो जाता है, यहाँ पर धूलकण क्या होगा, अलग हो जाएगा। छड़ी के प्रहार द्वारा दरी के धूलकण को झाड़ना, आप लोग देखते होंगे दरी में से छड़ी मार मार करके झाड़ते होंगे गंदा फंदा। पेड़ की शाखा, यहाँ पर पेड़ होगा, पेड़ की शाखा को हिलाने पर झूले और पत्तियों का झरना। अब देखिए झूले लिखा है जी, सॉरी फूले होगा, फूलों और पत्तियों का झरना। आप लोग देखिएगा पेड़ हिलाइएगा तो ऐसे से हिलाइएगा तब फल तब पहले शांत रहता, आराम से सीधा सा ऐसे लटका हुआ रहेगा, हिलाइएगा तब क्या होता है, टूट जाता है। कभी सोचे हैं टूटता क्यों है भाई, टूटता क्यों है? एक काम बताते हैं, आप लोग कल्पना करिएगा,
पेड़ का फल जो है ना नहीं तोड़ पाइएगा, चाहे कितनो भारी भरकम हो, आप कितनो हिला दीजिएगा पेड़ का फल नहीं टूटेगा। आप लोग अक्सर आंधी में देखिएगा, आंधी में देखिएगा कि पेड़ डाली ऐसे हो रहा है तो फलो ऐसे होगा, फिर ऐसे हो रहा है तो ऐसे रहेगा, वो फल कभी नहीं टूटेगा। टूटेगा एक ही शर्त पर टूटता है, तुम लोग जाता है, चढ़ता है, अचानक ही हुमच देता है, ऐसे करके हिलाता है। तो आम भाई साहब लटकल है, उसको पता है हम तो गति विराम में है, हम रुके हुए हैं मस्त से, और रुके हुए हैं मस्त से, अब पता चला वो डाली आ गया गति में। अब फल क्या रहेगा, फल में तो ये विराम का जरत्व है, ये कहेगा हम रुके हुए हैं, अब बस डाली को हिला दिए, डाली आ गया गति में, डाली आ गया ना गति में। अब फल भाई साहब को गति में आने के लिए क्या हो जाएगा, विराम का जरत्व तो छोड़ना पड़ेगा। अब डाली आ गया गति में, वो रुका हुआ रहेगा, इसीलिए क्या होता है, डंठल उसका पट से टूट जाता है। लेकिन तुम आमों को हिला दो, एक बार डंठल को पकड़ के, आमों को पकड़ के दोनों को साथ साथ हिलाओ, साथ साथ झूलेगा बाबू, टूटेगा नहीं, टूटेगा। आप लोग कल्पना करिएगा, नहीं टूटेगा, लेकिन अचानक झटका दीजिए टूट जाएगा। किसके कारण, विराम के जरत्व के कारण। देख रहे हैं हर चीज में फिजिक्स घुसले है, हर चीज में फिजिक्स घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है, ये सब चीज जान रहे थे, ऐसे ऐसे बात होता है, तो समझ में आ गया यहाँ पर विराम का जरत्व। चलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर विराम के जरत्व में। चलिए अगला गति का जरत्व समझेंगे। अब गति का भी जरत्व सेम टू सेम उल्टा। गति का जरत्व क्या होता है कि कोई वस्तु की प्रवृत्ति होती है गतिये में रहे, कोई वस्तु की प्रवृत्ति होती है गति में रहे। अब पता चल रहा है हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अचानक हमको रुकना पड़ा। तुम लोग भी देखते होगे, दौड़ रहे स्पीड में दौड़ रहे हैं, अचानक रुको तो मुंह टूट जाएगा, गिर जाओगे। नहीं, तुम अचानक रोको ना, अचानक तुमको कहता होगा साइकिल स्पीड में जा रहा है, ब्रेक मारते हो हद से, साइकिल इधर उधर हो जाता है ना जी, दिक्कत हो जाएगा। अचानक नहीं मारना चाहिए, है ना। तुम लोग इसीलिए देखोगे धीरे धीरे ब्रेक मार के रोकते हो, अचानक काहे रोक देते हो, है कहाँ रुक जाइए, स्पीड दौड़ रहे हैं फट से रोक दीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप लोग बताइए गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, गति के जरत्व का नियम। यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है बाबू लोग, गति का जरत्व। ठीक है, आप लोग दौड़ते हो, आप फुल स्पीड में, तुरंत रोक के दिखाइए, रुकवे नहीं करिएगा, गिर जाइएगा, क्योंकि हमारा शरीर गति में है तो गति में रहना चाहेगा। गति का जरत्व यही कहता है कि गति का जरत्व क्या कहता है कि कोई वस्तु गति में ही रहना पसंद करेगा, गति में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप तो उसको अचानक रोक दीजिएगा तो हाथ पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो यही कारण है कि आप लोग कभी कभी देखिएगा ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन के साथ साथ हम लोग भी जा रहे होते हैं, तो देखिए कोई अगर वस्तु गतिशील है और उस पर हम भी सवार हैं तो हम भी गति में हैं। ऐसा बाबू ऐसा नहीं कि हम लोग विराम में है। आप लोग देखिएगा कभी कभी कोई बाइक सवार वाले को देखिएगा, बाइक जा रहा है, जब तक हमारा नींद खुलल रहता है बाबू, बाइक के हिसाब से हम अपना भी शरीर को एडजस्ट करते हैं, हाँ या ना। लेकिन किसी किसी को देखिएगा नींद आ जाता है, नींद आता है, गिर जाता है, क्योंकि नींद आ जाएगा हमारा शरीर बाइक के हिसाब से काम करना बंद कर देगा, अब बस हम लोग गिर जाते हैं। बस समझ में आ गया। और फिर जब तक जगल रहते हैं, जैसे गाड़ी होगा वैसे हम लोग भी करते हैं, करते कि नहीं करते, शरीर को अपने आप उसी हिसाब से कर लेते, क्योंकि हमारा भी शरीर गति में होता है। लेकिन होता क्या है कि ट्रेन चल रहा होता है, चल रहा होता है, ट्रेन चल रहा होता है, हम लोग भी उसमें हैं, हम लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं तो विराम में है, हम लोग भी गति में ही है। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर मार दिया अचानक ब्रेक, ब्रेक मारा तो ट्रेन किसमें आ गया, विराम में। अब ट्रेन तो विराम में आ गया, अब भाई साहब हम लोग का तो शरीर जो गति में ही है, गति के ही जरत में है। हम लोग को भी पता होना चाहिए ना कि ब्रेक पैर दबा रहा है, ट्रेन वाला ब्रेक मार रहा है, अब हम लोग को भी अस्थिर होना चाहिए, तब तो कुछ नहीं होगा। तुमको पता तब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक हम लोग का शरीर गति में ही रहता है, ट्रेन आ गया विराम में, तो हम लोग का भी शरीर जो है गति को छोड़ करके विराम में आना चाहेगा, इसलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। बात समझ में आ गया, यही कारण है। आगे नहीं, यहाँ पे पीछे झुक जाते हैं ना, ये आगे ही गिर जाते हैं। ठीक है, कहता है कि अब देखिए गति का जरत्व के कारण वस्तु को गतिशील अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हरे यात्री का चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर हरे यात्री का आगे की ओर झुक जाना, जा रहे हैं अचानक गाड़ी रुका, ऐसे करके गिर जाते हैं, है ना, गिरने लग जाते हैं। बसों में आप लोग देखेंगे, बस रुकता होगा, धक्कम धुक्की हो जाता है, कई बार तो मारपीट भी हो जाता है। इस सब में नहीं होता है, बस में गर्मी का मौसम हो, खचाखच बस से भरल हो, अचानक किसी के देह पे गिर जाइए, हो गया। उसको नहीं पता भाई फिजिक्स का यहाँ पर गति का जरा तो काम किया, हम अपने मन से कुछ नहीं किए हैं,
खास करके चप्पल जूता पड़ने की चांसेस तब होगा जब किसी महिला के देह पे गिर जाइएगा। समझ में आ गया? भूल से भी याद रखिएगा, आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कभी भी बस या रेलगाड़ी में सफर करिएगा तो उससे 4 गज की दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि गति का जरूरत में क्या होने वाला है, गति में है, बस अचानक रुकेगा, ब्रेक मारेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आगे झुकेंगे, आगे जा करके गिर जाइएगा तो फिर वहां पर लात जूता खाइएगा, तो फिर ये नहीं कहेगा सर आप नहीं पढ़ाए थे, हम पढ़ा दिए हैं, बच के रहना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो गति का जरूरत, इसके बाद कहता है दौड़ते हुए व्यक्ति का एकाएक नहीं रुक पाना। दौड़ते हुए व्यक्ति अगर कोई दौड़ रहा है तो क्या एकाएक रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। क्यों बाबू? तो यही गति का जरूरत के कारण। इसके बाद लंबी कूद के खिलाड़ी, लंबी कूद के खिलाड़ी द्वारा कूदने से पहले तेज दौड़ना। अब किसी व्यक्ति को लंबी कूद में जाना है ना, मतलब लंबा कूद ऐसे स्पीड में, तो वो सोचेगा पहले ऐसे भागे, दौड़ता है दूर से, देखिएगा क्या लंबा कूदना है, जाता है ऐसे ऐसे कूद जाता है बहुत दूर, तो कूद पाएगा कभी? हमारा शरीर विराम में रहेगा, विराम में रहेगा तो विराम पे गति में जाएगा, तुम रुके रुका हुआ रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। लेकिन पहले से दौड़ रहे हैं तो हमारा शरीर गति में है, और गति में है तो कोई बहस नहीं भैया, तुम गतिये में रहो, उड़ो तुम देखता होगा किसी किसी धावक को दौड़ ले आता है, अब 5 मीटर तक फांग जाता है, कूद जाता है ना जी, लंबी कूद में 5 मीटर तक कूद जाता है। समझ में आ रहा है? यही कारण है। और कूदता तो है, देखिएगा बाद में मुंह तोड़वाता है, आगे जाकर ऐसे नाक तोड़वा लेता है जमीन में। देख क्यों? क्योंकि गति में था उसका शरीर, अचानक पैर आगे दिया और अचानक शरीर रुका, अचानक शरीर रुकेगा तो विराम में आएगा, और विराम में आएगा तो वो गिरना उसका तय है। बात समझ में आ गया? तो ये था बाबू गति का जरूरत और विराम का जरूरत था ना, इंटरेस्टिंग। इस पे भर भर के क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है मौखिकली करवाएंगे, ठीक है। तो क्या किसी को कोई दिक्कत? गति का जरूरत, विराम का जरूरत, आगे बढ़ा जाए। पहला रूल इसी के साथ समाप्त होता है। एक बार पहला रूल को याद कर लें। पहला रूल क्या कहता है सर? पहला रूल न्यूटन चचा का पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, या कोई भी वस्तु तब तक गतिये में रहेगा, चलते रहेगा जब तक उस पर कोई रोकेगा नहीं। बात समझ में आ गया? इस नियम से हमें किस नियम की पता चलता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से किसका पता चलता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है भाई? किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। जड़त्व क्या करता है? किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। इसका प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। जिस भी वस्तु का जितना वजन होगा, जड़त्व उतना होगा, उतने होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व होता है और एक विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि विरामे में रहना है, रुकना नहीं है। अचानक रोकिएगा तो दुर्घटना होगा ही, आप जान लीजिए, एग्जाम्पल से समझा ही दिए। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि रुकल है तो भाई साहब रुकले रहो, जाने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, विराम में ही रुके रहो। लेकिन अचानक चल देते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर गिरने लगते हैं, जैसे रेलगाड़ी में चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको समझा दिए हैं ये सारी बातें। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम समझेंगे। न्यूटन के गति का कौन सा नियम समझेंगे? दूसरा नियम। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है बाबू, जरा समझिएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम से सबसे पहली बात तो हमें बल की परिभाषा मिलती है। किससे मिलती है? बल का फॉर्मूला या बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। पहले उसको समझने से पहले संवेग को समझ लीजिए। संवेग क्या है? मोमेंटम क्या होता है? संवेग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वजन ही होता है, साइंस में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु का जितना वजन है तथा उसके वेग के गुणनफल को, वजन, वजन को क्या कहते हैं बच्चा लोग? मास कहते हैं। तथा वेग को यानी स्पीड, देखिए वेग का मतलब होता है चाल, वेग का मतलब होता है चाल, और चाल को हम लोग यहाँ स्पीड नहीं वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर उसके वजन को और वेग को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है? संवेग निकल के आता है। देखिए यहाँ पर लिखे है P बराबर m इंटू वी। P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। बात समझ में आ गया? यानी मास इंटू, है ना, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, संवेग। हाँ, अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है न्यूटन का कि किसी वस्तु के संवेगों में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है।
अब जरा समझिए ये क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगे बल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हो गया भाई, कहने का मतलब ये हो गया कि बल समानुपाती क्या होगा जी, संवेग होगा। बल समानुपाती क्या होगा जी, संवेग होगा। यानी बल जितना लगाओगे परिवर्तन भी तो उतने न देखने को मिलेगा। बल जितना लगाएंगे परिवर्तन भी उतने देखने को मिलेगा। अगर आप किसी वस्तु को जोर जोर से धकेल रहे हैं, ज्यादा बल लगा रहे हैं तो ज्यादा स्पीड में जाएगा, और कम बल लगा रहे हैं तो धीरे धीरे जाएगा, उसी हिसाब से जाएगा। न्यूटन का दूसरा रूल यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के क्या होता है, समान अनुपात में होता है। यानी बल जितना लगाएंगे संवेग में उतने परिवर्तन होगा। अगर संवेग बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा, संवेग घट रहा है तो बल भी घटेगा। समानुपाती का मतलब वही होता है, समान अनुपात। यानी अगर 2 रुपया बढ़ाए तो इधर मेहनत भी 2 रुपया के हिसाब से करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। इस तरह से यहाँ पर तो इससे हमें क्या चीज की पता चलता है, बल का पता चलता है। न्यूटन के गति के नियम से हमें क्या चीज का पता चलता है, बल का पता चलता है। बात समझ में आ गया, न्यूटन का दूसरा लॉ और कुछ नहीं। चलिए तीसरा रूल पे चलते हैं हम लोग। न्यूटन के अच्छी पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा क्रिकेट के बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा हाथ के पीछे की ओर खींचना, ठीक है, जरा समझिएगा अब, है ना। क्रिकेट में क्या होता है देखिएगा आप लोग, क्रिकेट का जब खिलाड़ी होता है, अच्छा आप भी लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो ऐसे नहीं रखे हैं, ऐसे नहीं रखोगे बाबू, क्योंकि आपको पता है हर वस्तु में, कोई भी गतिशील वस्तु में बल होता है, बल होता है, हाँ या ना। आप रखे हो हाथ, अब पता चलेगा वो दूर से आ रहा है, सोचिए ना बैट वाला कितना स्पीड हिच करके मारता है, घिंच करके मारा है इतना स्पीड से फोर्स लगा करके, और ऊपर से गिर रहा है, आप हाथ कैसे रखिएगा, हाथे तोड़ देगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके थोड़ा खींचते हैं, खींचते हैं तो क्या करता है बाबू, खींचते हैं तो उसका क्या होता है, संवेग जो होता है ना बाबू कम हो जाता है। हम लोग बल लगाए हैं, हम लोग बल लगाए उसको रोकने के लिए, बल लगाए रोकने के लिए। देखिए कोई भी चीज को अचानक नहीं रोक पाइएगा। आप ही लोग देखिएगा किसी साइकिल को, अगर गतिशील वस्तु साइकिल है तो अचानक क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, रुक जाता है, आप भी खींचे चले जाते हैं। अगर आप अपना दम लगाइएगा तो मुंह कान टूट जाएगा आपका, नहीं टूटेगा। फिर लेकिन उसके साथ पकड़ ले थोड़ा थोड़ा दौड़िएगा, तो फिर धीरे धीरे ताकि वो रोक पाइएगा, हाँ या ना। वही कारण है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, उसके संवेग में है, तो अगर परिवर्तन करिएगा तो आपको भी उतना बल लगाना पड़ेगा, और बल लगा करके फिर धीरे धीरे उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो इसी कारण, यही कारण है बाबू कि कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा पीछे झटकना। अब स्प्रिंग देखिएगा गाड़ी में लगल होता है, सोकर जैसे गाड़ी में लगल होता है ना, पता चलेगा जा रहे हैं, अब प्लेन रोड पे उबर खाबर रोड आ गया, उबर खाबर रोड आ गया, एक समान रहेंगे तो उछाल देगा हमको बहुत। तो स्प्रिंग क्या करता है, उसके बल को क्या करता है, एडजस्ट करके रखता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा समझेंगे हम लोग, कराटे के खेल में खिलाड़ियों द्वारा टाइलों के समूह को एक बार में ही तोड़ देना। कराटा का खेल में देखिएगा क्या करेगा, है ना, खिलाड़ी क्या करेगा भाई साहब, ये खिलाड़ी क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये अपना हाथ निकालेगा, यहाँ पर क्या करेगा, टाइल का समूह रख देगा, क्या करेगा, 3-4 गो टाइल रख देगा, कहेगा आराम से इस पर क्या चलेगा, एक मुक्का मारेगा, एक मुक्का मारेगा, पूरा ऐसे करके टूट जाता है। देखे हैं क्या होता है, टूट जाता है। ये किसके कारण हो गया, बल जितना उसको पता है, टाइल इतना बल लगा रहा है, इतना उसमें द्रव्यमान है, कैलकुलेशन कर लेगा हमारा हाथ में कितना बल है, चलो तोड़ दिया जाएगा। आप लोग को लगा हाँ कितना शक्तिशाली है, उसको पहले से पता है ये सब। बात समझ में आ रहा है, 20 ईटा को एक साथ तोड़ के दिखाओ तब माने, समझ में आ रहा है फिजिक्स ना। आप लोग देखिए किसी को एक ईटा को पट से तोड़ देता है, उसको पता है एक ईटा का संवेग कितना होगा, उसमें कितना बल लगाएंगे कि हमारा हाथों को कुछ ना हो और उसको भी टूट जाए। आप लोग नहीं कोशिश करिएगा, है ना, वो सब जो करता है तो उस सब का यहाँ पर वो प्रैक्टिस हो जाता है, वो तोड़ पाता है। बात समझ में आ गया। चल इसके बाद ऊंची कूद के खिलाड़ियों द्वारा स्पंज के गद्दों पर गिरना भी क्या होता है, तो देखिएगा ऊंची कूद का खिलाड़ी जो ऊंचा उठता है तो आगे सामने में क्या किया जाता है, आप लोग देखिएगा, आप लोग ग्राउंड में अगर कूदते हैं तो आगे मिट्टी कोड़ देते हैं, कोड़ते हैं ना, जैसे ऊंची कूद बाबू, लंबी कूद, ऐसे लंबी कूद में भी मिट्टी को कोड़ देते हैं, और ऊंची कूद में क्या करते हैं, ऊंची कूद में स्पंज के गद्दा पर गिराया जाता है। कोनो खेल में देखिएगा जब ज्यादा ऊंचा उठता है ना तो वो नीचे क्या लगा दिया जाता है, स्पंज वाला गद्दा, वो रुई वाला, जिस पर गिरेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो पता चलेगा कि उस पर गिरेगा तो फिर टूट जाएगा मुंह कान,
क्योंकि हम तो गिर रहे हैं और उधर से वो बल लगाएगा, पृथ्वी झुकेगा नहीं ना, और बल लगाएगा और पृथ्वी भी उतने बल लगाएगा। आपको पता है कोई भी चीज तुम जितना दोगे उतने वो भी बल लगाएगा। अब हम हाथ वो टूट गया, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब कहता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम समझेंगे, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। चलिए ये भी मस्त रूल है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है बाबू, जरा समझने का कोशिश करोगे। ये कहता है क्या कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सीधा शॉर्ट में कहेंगे तो तुम जितना जोर से किसी को मारोगे ना, उतने जोर से वो तुमको मारेगा। ये शाश्वत सत्य है। आजमा करके देख लेना, आजमा करके अपने दोस्ते पे देख लेना। एक झापड़ तुम उसको मार दो थोड़ा जोर से, तो उम्मीदन है कि ज्यादा मारेगा, कम तो नहीं मारेगा, लेकिन हम ज्यादा भी नहीं लेते हैं, बराबर मारेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, गलत बोल रहे हैं? यही कारण है, जरा समझिएगा। इस पर रूल ही है, न्यूटन का रूल ही है। देखिए अगर हम कोई भी दीवार को, अगर हम कोई दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो जितना जोर से हम धक्का दे रहे हैं उतना जोर से दीवार भी हमें धक्का देती है। कहिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, हम तो धक्का दे रहे हैं, तो कहाँ दे रही है धक्का? दे रही है कि एक बात बताओ, तुम जो जितना बल लगा रहे हो, काहे में घुस जाते हो उधर, वो भी तो बल लगा रहा है। अब चलिए सर, इससे क्लैरिफाई नहीं हुआ, कुछ दूसरा एग्जांपल बताइए। तो अब देखिए, आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा, रेस में ऐसे करते हैं, पूरा हाथ वो समेट लेते हैं, एक पैर पीछे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे झुक जाते हैं, अब पूरा स्पीड में दम लगा करके ई पैर को पीछे धकेलते हैं। हाँ या ना? अब पीछे धकलते हैं, तब इस हुर से आप निकल जाते हैं। कैसे हुआ बाबू? जमीन भी हमको उसी स्पीड से धकला है, वो बिना धक्कल ले तुम आगे बढ़ जाओगे? वो भी बल लगाया है। यानी सीधा सीधा ये हुआ कि जितना बल हम लगाएंगे सामने वाला भी बल लगाएगा उतने स्पीड से। एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, जितना कार्य हम करेंगे उतने कार्य वो भी करके देगा। यही कारण है कि हम लोग पृथ्वी पर चल पाते। देखिए चल पा रहे नॉर्मल ऐसे ऐसे, तो देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, ये वाला देख रहे हो, ये वाला पंजा देख रहे हो, इससे आप लोग पृथ्वी को ऐसे धकेलते हो। देखो ऐसे चलने के लिए क्या करते हैं, उसको दबाते हैं ना जी, वो पृथ्वी क्या करता है, हमको धकेलता है। न्यूटन का तीसरा लॉ यही कहता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे पृथ्वी पर चल पाना, नदी तालाब में नाव का चलना। अब एक बात बताइए, नदी में आप देखिएगा जो नाव होता है ऐसे ऐसे खेलता है, ऐसे ऐसे। आप लोग भी तैरे होंगे तो हाथ से ऐसे पानी को हटाते हैं ना जी, तो पानी को धकेलते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि हम स्पीड जा रहे हैं। बाबू एक बात होती है, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप चल जाइएगा। आप पानी को ऐसे धकेले तो पानी भी आपको कहा चल आगे निकल जाओ, हमको कौन सी हटाते हो जी, तुम ही जाओ आगे। तो वो भी क्या करता है, वो भी धकेल देता है आपको। जितना आप स्पीड से ऐसे ऐसे करते हैं उतना स्पीड से बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जाइएगा तो इसलिए इसने आपको भी धकेलेगा। हाँ या ना? तो जितना आप बल लगाइएगा सामने वाला भी उतने बल लगाएगा। न्यूटन का तीसरा लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ या ना बाबू? कहता है कि जब किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर वही उतने बल लगाएगी। कितना बल लगाएगी? उतना ही बल लगाएगी, जिसका परिणाम पहले बल के ही क्या होता है बाबू? बराबर होता है। पहले बल के क्या होता है? बराबर। यानी हम इधर से धकेल रहे हैं तो भी उधर से उतने तो ढकलेगा। और ये लेकिन विपरीत होता है, एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। हम इधर से ढकलेंगे तो भी उधर से ढकलेगा, सामने से। पता चलेगा हम जमीन पर बल लगा रहे हो, खींच लेगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, लेकिन दलदली में हो जाता है, दलदल मिट्टी देखे होता है, बल लगा वो खींच लेगा। समझ आ गया? यहाँ पर तो चलिए, यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन, याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली निकली, गोली देखिएगा बंदूक में खींच करके मारता है बंदूक से गोली, तो वो क्या होता है, वो आगे निकल जाता है। बाल तुम लोग लिख लो, बल लगती है। ठीक है, और ये विपरीत दिशा में होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? तो तीनों लॉ बाबू पढ़ा दिए हैं। अब ज्यादा इसमें और कुछ विशेष बात नहीं था, है ना।